एक एक सीट के ऊपर 8-8, 10-10, 12-12 कार्यकर्ता टिकट की उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस में तो एक ही है, अगर उसकी कट जाए तो किसको दे, और दे तो वो उसकी पार नहीं पड़ने दे, उनकी मजबूरी भी है। मेन बात ये ऐसा कि कांग्रेस पार्टी पे पहले वाला रिश्तों पर नहीं चल रही है और कांग्रेस के अंदर अलग अलग धड़ा बन रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता को कोई मतलब सुनाई नहीं है। अपेक्षा के यहाँ आया हूँ और बिना अपेक्षा में ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो भी बड़ा सा बड़ा काम नेता से मिलकर करवा सकता है। तो जो मेन जो कारण है कांग्रेस छोड़ने का यही है कि यहाँ कांग्रेस में चैनल बना हुआ, चैनल के माध्यम से काम होते हैं, और बीजेपी में एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता की ऊपर लेवल तक सुनवाई होती है। राजस्थान की राजनीति का माहौल है वो पूरी तरीके से बना हुआ है, चारों तरफ माहौल है वो बना हुआ है, और राजनीति में नित नई चर्चाएं सामने आ रही है, नित नए कुछ ना कुछ घटनाएं हैं वो यहाँ पर हो रही है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी सूची जारी कर दी है, और सूची जारी करने के बाद बीजेपी में तो पूरी तरीके से बगावत देखने को मिल रही है, वहीं कांग्रेस में भी बगावत देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार राजस्थान में जो तीसरा फैक्टर है वो भी बड़ा अहम है, उसका भी एक अलग ही माहौल है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जो तीसरा फैक्टर है आरएलपी, उसके कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और क्या कुछ उनके कारण है, क्यों उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया आरएलपी छोड़ के, क्या उनके मुख्य कारण है? क्योंकि राजस्थान के अंदर जातिगत वोट बैंक जो ओबीसी बहुत मायने रखते हैं, और नागौर, डीडवाना, यहाँ का जो जाट वोट बैंक है वो नागौर पूरे राजस्थान की दिशा और दशा को तय करता है कि राजनीतिक माहौल इस बार कैसा होने वाला है। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि क्या मुख्य कारण रहे कि आपको पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ आना पड़ा? मेन बात ये ऐसा कि कांग्रेस पार्टी पे पहले वाला रिश्तों पर नहीं चल रही है और कांग्रेस के अंदर अलग अलग धड़ा बन रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता को कोई मतलब सुनाई नहीं है। हमने 30-35 साल से कांग्रेस की सेवा की है, हमारे प्रधान जी जलाराम जी ये भी की है, ये नंदराम जी ढाका साहब है, ये भी 35-40 साल से लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की आज तक मतलब कोई कार्यकर्ता की कदर नहीं है। तो कार्यकर्ता की कदर नहीं होगा तो उसमें कोई पार्टी में रहेगा नहीं। और फिर बाद में बीजेपी की जो रीतियाँ नीतियाँ हैं और मोदी साहब का विजन है कि भाई आगे देश बढ़ाने का और बाहर की कंट्रियाँ में जाने का, और बहुत मान लो इंडिया का वर्ल्ड का मान नाम है, इसलिए हम प्रभावित होकर के और बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे तनमन से। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी आप पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है यहाँ पर, और पार्टी ज्वाइन करते हैं तो जब राजनीति में आते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें होती है कि हम नेता बनेंगे, हम अभी एमएलए बनना है, ये बनना है, तो अब आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया, अब क्या उम्मीद है कि आप किस पोजीशन पे अपने आप को देखते हो? क्योंकि पहले से ही बहुत नेता है वहाँ, यहाँ पे होड़ लगी हुई है लगातार, और पार्टी में पूरी तरीके से बगावत है, उसमें सब लोग हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखते हैं? डीडवाना से कर्नल नंदकिशोर ढाका हूँ। 26 साल की देश सेवा के बाद में 2013 में वीआरएस लेकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और पिछले 10 सालों से हम वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष का ही नतीजा है कि 15,000 जाट लोगों ने वोट देकर के बीजेपी का कमल खिलाया था 2013 में। और आज देख रहे हैं जो 2 बार के प्रधान है भगवानानंद जी बोरडाट, 3 बार के सरपंच है, जिला परिषद सदस्य है, मेरे दाहिने जलाराम जी बाकर है, हमारे मोला सरपंचायत समिति के पहले प्रधान हैं और जिला परिषद के सदस्य है। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं, जाट वोट बैंक या किसान वर्ग जाटलैंड नागौर का और डीडवाना का कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला है। आप अभी आरएलपी की बात कर रहे थे, आरएलपी का तो जन्म ही अभी हुआ है, ये तो कांग्रेस जब से आजादी के बाद से, जब से 1952 से वोट पड़ रहे हैं तब से ये वर्ग कांग्रेस को मजबूती दे रहा था। लेकिन कांग्रेस में जो मूल्यों की गिरावट आई है और जिस हिसाब से हर तरफ से देश के बारे में वो क्या बोलते हैं, भारत माता की जय बोलने में उनको हिचक रहती है, और जो अभी एमएलए थे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वो मिनी मुख्यमंत्री थे, और जितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया और भूमाफियाओं को पनपाया और बाकी इनके कितने, जैसा कि आप तीसरे फैक्टर की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, तो तीसरे फैक्टर का हम ये जानना चाहेंगे, ग्राउंड पर उनकी काफी कुछ लोकप्रियता भी देखने को मिल रही है और जो जाट वर्ग है उनको काफी पसंद कर रहे हैं, तो क्या उनके मुख्य कारण है? आपको क्या लगता है कि वो टक्कर दे पाएगी? तीसरा फैक्टर, तीसरे मोर्चे की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं बताऊं, अगर भारतीय जनता पार्टी
हमारे विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा विकल्प जनता तो को दे देगी, तो तीसरा विकल्प का कुछ नहीं बटने वाला। यहाँ पे जनता जानती है कि राजस्थान के अंदर कांच में जैसे दिखता है वैसे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है और सब लोग सरकार के साथ रह करके और सरकार से फायदा लेने की उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा करते हैं पूरा किसान वर्ग। आपकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं अब पार्टी से, भाजपा से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं कि अब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है तो आपको कहां से उम्मीदवार बनाया जाए? हम बीजेपी में आज ज्वाइन किया है तो बिना उम्मीदों के, बिना अपेक्षाओं के हमने ज्वाइन किया है। हम सिर्फ एक जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बन के हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है, जो हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, हम उनका भला करना चाहते हैं। हम कांग्रेस में रहे तो बिना उम्मीद के रहे थे, बिना अपेक्षा के रहे थे। नहीं, अगर राजनीति में आते तो पद की और कुर्सी की अपेक्षा तो सबको रहती है, तो क्या कुछ अब आपको भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं हैं कि आपको किस पोजीशन पे देखेंगे आप अपने आप को? मैं बिना उपेक्षा के यहाँ आया हूँ और बिना उपेक्षा मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ जो जमीनी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो भी बड़ा सा बड़ा काम नेता से मिलकर करवा सकता है। तो जो मेन जो कारण है कांग्रेस छोड़ने का यही है कि यहाँ कांग्रेस में चैनल बना हुआ, चैनल के माध्यम से काम होते हैं और बीजेपी में एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता की ऊपर लेवल तक सुनवाई होती है। तो मेन जो ज्वाइन करने का उद्देश्य है यही है कि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ही पार्टी कदर करती है और इस कदर के देखते हुए मैंने यहाँ आज बीजेपी ज्वाइन की है। एक अहम सवाल ये हो जाता है कि जब से दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी सूची जारी करी है उसके बाद से ही दोनों पार्टियों में बगावत तो पूरी तरीके से देखने को मिल ही रही है। प्लस ये है कि कांग्रेस ने सूची जारी की है, उसमें कुछ नाम अलग नहीं है, जो पिछली बार नाम थे वही नाम है, कुछ एक दो नाम फेरबदल किए हैं। क्या कुछ इसके मुख्य कारण है? क्या पार्टी दिखाने के अंदर आपसी तालमेल दिखाना चाहती है या अंदर जो तालमेल है अभी भी पार्टी के अंदर? तो दिखाने वाला अलग है और हकीकत में क्या आपको ही पता है, ये पार्टी वंशवाद पे चलने वाली पार्टी है। अगर एक कोई एमएलए है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे क्षेत्र के विधायक होते थे रूपाराम जी डूडी, तो आज उनके सुपुत्र ही विधायक है और कल को उनके जो पौत्र हैं वही होंगे। आम कार्यकर्ता का कहीं नंबर नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता जमीन पे है, लोगों से जुड़ा हुआ है और पार्टी में अच्छा सामंजस्य रखता है, उसको पार्टी मौका देती है। जनता के दरबार में पूछती है, पार्टी सर्वे करती है, रिसर्च करती है और बहुत सारा एक सिस्टमेटिक सिस्टम काम करता है। मतलब कांग्रेस के अंदर जो परिवारवाद है वो अंदर तक घर कर चुका है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि तीसरी पीढ़ी ऑलरेडी तैयार है, और जिला परिषद का अभी चुनाव था तो जिला परिषद के लिए उसको टिकट दिया ही जा रहा था, लेकिन कांग्रेस के कुछ वर्कर्स थे कि ऐसा मत करो नहीं तो बहुत फजीती होगी आपकी, तब जाकर के। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरी पीढ़ी तो ऑलरेडी लाइन में है। तो जो आम कार्यकर्ता है वो चाहे कितने ही साल से संघर्ष कर रहा है, उसका कोई नंबर नहीं है। लेकिन कांग्रेस वाले तो लगातार एक बात ये भी कह रहे हैं कि वो तो आपसी तालमेल ही नहीं बिठा पा रही है बीजेपी, तो बीजेपी के नेता है लगातार बगावत पर है। तो अब जब आप नए और प्रत्याशी अगर बीजेपी में आ रहे हैं, नए और लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या कुछ माहौल रहने वाला है? क्या लगता है क्या चीजें रहेगी? क्योंकि पहले जो नेता है वो भी बगावत पे है, उनकी भी बातें सुनी नहीं जा रही है। नहीं, मैं बताऊं आपको कि ये वो पार्टी है, सबको दिख रहा है कि राजस्थान में सत्ता में आ रही है, तो जिसकी भाव ज्यादा होते हैं उसके लिए ग्राहक ज्यादा होते हैं। तो एक एक सीट के ऊपर 8-8, 10-10, 12-12 कार्यकर्ता टिकट की उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस में तो एक ही है, अगर उसकी कट जाए तो किसको दें, और दें तो वो उसकी पार नहीं पड़ने दे। उनकी मजबूरी भी है कि वो पहले कह रहे थे कि हम तो सितंबर में ही टिकटें दे देंगे और इतने एमएलएज की सर्वे में ये गड़बड़ाया वो गड़बड़ाया, इतनी चेंज कर देंगे, एक की भी कर पाए क्या? ये जो हिम्मत है वो भारतीय जनता पार्टी में ही है कि जनता में कौन है, जनता किसको चाहती है उसको देते हैं। आप बगावत वाली बात कर रहे हो, इसको मैं बगावत नहीं कहूंगा। हाँ, कोई कार्यकर्ता प्रयास कर रहा था, मेहनत कर रहा था, हो सकता है 2 कार्यकर्ताओं में 19-20 का ही फर्क हो, 20 वाले को मिल गया, 19 वाला इज इक्वली बेटर, इक्वली गुड, बट नहीं मिला तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में मायूसी आती है, वो क्षणिक होती है, इट इज वेरी टेम्परेरी। एंड कांग्रेस लगातार एक आरोप ये भी लगा रही है कि पहली सूची में इतनी बगावत हुई, उसके बाद भाजपा को ये डर हो गया कि दूसरी सूची के अंदर जो सो कॉल्ड वसुंधरा खेमा है उसके लोग होने चाहिए, वरना तो पार्टी का इस बार पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं बताता हूँ, हमारी जो पहली सूची थी 41,
उसमें से हमारी एक ही सीट जीती हुई थी, 40 तो हम हारे हुए थे। और ये एक ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको सबसे पहले शॉर्ट आउट करती है, और वहां पे हमने बिल्कुल बाकायदा बदलाव किए हैं। और बदलाव होंगे तो उसमें थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, पर वो जो नाराजगी जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसको आज देखो, और आज वो सारे सामान्य हो गए हैं और सारे कार्यकर्ता फील्ड में लग चुके हैं। और जो हारी हुई 40 सीटें हैं ना, सर्वे के मुताबिक या जो भी आपका फड़ौदी सट्टा बाजार है, ये वो आधी से ज्यादा सीटों को वो जीत में दिखा रहे हैं। आज कांग्रेस की जो पहली लिस्ट में जो 33 सीटें जो उन्होंने 33 टिकट दी, उनमें से 22 आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा रही है। जैसा कि इनका कहना है कि कांग्रेस है वो पूरी तरीके से दिखावा कर रही है, कुछ भी नहीं है, और जो सामंजस्य वो बिठाना चाह रही है वो अंदरूनी सामंजस्य नहीं है, वो सिर्फ दिखावटी सामंजस्य है। क्या कुछ अब राजस्थान की राजनीति में माहौल रहने वाला है, क्या कुछ चीज़ें बदलने वाली है? क्योंकि काफ़ी सारे जो नेता है, आरएलपी के भी है, कांग्रेस के भी है, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। पूरी तरीके से राजस्थान में माहौल बना हुआ है। आगे ही ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़ देखने के लिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन चेतन के साथ मैं प्रीति चारण। मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन, मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा, और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप, और ये सब कुछ मिलेगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बी वॉक डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।